हेलो। आज हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में देखते हैं। कंडीशनल रेंडरिंग बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हम लोग जनरल प्रोग्रामिंग में या जावास्क्रिप्ट में हम लोग यूज करते हैं। तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं उन्हीं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करके हम रेंडर्ड जब करते हैं HTML पेज में, तो हम उसको कहते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। तो जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे बेसिकली हमारे जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे इफ एल्स, स्विच केस, एटसेट्रा, तो इन सब को जब हम यूज करते हैं और हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे कंडीशंस के अकॉर्डिंगली जनरेट करना चाहते हैं, तब हम लोग कंडीशंस को यूज करेंगे और इसको हम कहते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा हुआ है। हमारा ये फंक्शन है मैसेज ट्रू एंड इट विल रिटर्निंग h1 टैग एंड द मैसेज फॉल्स, ये रिटर्न कर रहा है अनदर टैग। और हमारा एक तीसरा फंक्शन है फंक्शन गोल। यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगा रखा है, जैसे इफ एक कॉन्स्ट एक वेरिएबल लिया गया इज ट्रू नाम से, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इस गोल के पैरामीटर में प्रॉपर्टीज के रूप में, तो अगर ये प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है, ट्रू वैल्यू आती है, देन हम लोग रिटर्न कर रहे हैं मैसेज ट्रू फंक्शन को, यानी ये फंक्शन हमारा रिटर्न हो रहा है और इससे जो रेंडर्ड हो रहा है ये वैल्यू प्रिंट होगा। तो यहाँ पे एक सिंपल मैसेज मैंने लिखा हुआ है, यू आर इन ट्रू ब्लॉक। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है देन मैसेज फॉल्स फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे एक मैसेज फॉल्स का आएगा। तो ये हम इस तरीके से रेंडर्ड कर रहे हैं कंडीशन बेसिस पे। हमारे पास दो HTML कंपोनेंट हैं, पहला मैसेज ट्रू के अंदर में लिखा हुआ है और दूसरा मैसेज फॉल्स के अंदर में लिखा हुआ है, लेकिन दोनों में से किसी एक को ही हम रेंडर करना चाहते हैं, दोनों को नहीं। तो हमने यहाँ पे कंडीशन बेसिस पे रेंडरिंग का काम किया। हम इसको देख सकते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये index.js है। हमने एक फाइल बनाया if example.js। if example.js के अंदर हमने सिंपल वही एग्जाम्पल को लिखा है जो अभी आप लोगों ने देखा हमारे डॉक्यूमेंट्स में। अब यहाँ पे हमारा वही दो फंक्शंस हैं, मैसेज ट्रू एंड मैसेज फॉल्स, और हमने यहाँ पे नाम तीसरे मैसेज का नाम दे दिया यहाँ पे कॉलर फंक्शन। अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, हम इस फंक्शन को index.js में कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको कॉल करने के लिए इस फाइल को इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे कॉलर फंक्शन को हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया है और इस फाइल का नाम if example.js है। तो अब हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे कॉलर फंक्शन को, इंपोर्ट कॉलर फंक्शन, ये आ गया हमारा if एग्जाम्पल से। अब यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को कॉलर फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉलर फंक्शन, और हम इसकी प्रॉपर्टीज में ट्रू असाइन करेंगे। ट्रू, हम इसे सेव करेंगे। is true इक्वल टू ट्रू। हम ये वैल्यू यहाँ से पास करते हैं, ट्रू की वैल्यू सेव करेंगे और हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब आप यहाँ ब्राउजर पे देख सकते हैं, तो ये ब्राउजर पे मैसेज आया यू आर इन ट्रू ब्लॉक। तो हमने वहां से ट्रू के प्रॉपर्टीज को यूज किया
तो हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे ट्रू पास किया। अब हम यहाँ पे फॉल्स देते हैं। तो जैसे हम फॉल्स देंगे तो हमारा जो ये एग्जीक्यूशन है यहाँ पे जैसे हमारा हुआ फॉल्स कॉल हो रहा है इज ट्रू, हमने यहाँ पे वैल्यू जो पास किया है इज ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये कंडीशन ट्रू होगा तो इफ का पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो इफ का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, देन ये ऑटोमेटिकली इफ के बाहर आएगा। तो इफ के बाहर आने पे ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू आता है, इसकी वैल्यू ट्रू आती है, इस ट्रू वेरिएबल की वैल्यू ट्रू आने पे ये बॉडी एग्जीक्यूट करता है मैसेज ट्रू। तो यहां से ये एग्जीक्यूट कर रहा है। इसका मैंने कलर ब्लू डाल दिया है इसलिए वहां ब्लू दिख रहा है और इसका कलर मैंने रेड डाल रखा है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया और कंडीशन दिया यहाँ पे हमने फॉल्स। तो जैसे ही हमने यहाँ पे कॉलर फंक्शन को कॉल किया और इस ट्रू की वैल्यू फॉल्स असाइन की तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स आया। तो ये इफ का कंडीशन ये फॉल्स हो गया। ये फॉल्स होते ही इफ के बॉडी में लिखा हुआ ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये एग्जीक्यूट होगा लास्ट वाला स्टेटमेंट। और अब हमारा आउटपुट क्या आएगा, तो अब हमारा आउटपुट हम इसको सेव करेंगे। सेव हम लोगों ने किया, हमने फॉल्स असाइन किया यहाँ वैल्यू और देन अब हम लोग इस ट्रू की वैल्यू फॉल्स हम इसे सेव करते हैं। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्राउजर पे यू आर इन फॉल्स ब्लॉक। तो इस तरीके से हम इफ कंडीशन का यूज करके, इफ स्टेटमेंट का यूज करके हम रेंडर्ड कर सकते हैं डिफरेंट ब्लॉक्स को एग्जीक्यूशन के लिए, डिस्प्ले करने के लिए। तो ये कंडीशनल रेंडरिंग हमारा जो होता है, ये कंडीशनल रेंडरिंग डिफाइन करता है कि हम क्या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो बिटवीन मल्टीपल कोड्स के बीच में हम किसी पर्टिकुलर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इफ जनरली हम इफ लिखते हैं जो हम जनरल लैंग्वेजेस में यूज करते हैं और फिर हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं। तो कंडीशन आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू होने पे ये इफ का हमारा बॉडी होता है और इसमें जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये स्टेटमेंट जो इफ के बॉडी में लिखा जा रहा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कंडीशन जो आया यहाँ पे इज ट्रू पे ये फॉल्स आया तो ये इफ का बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही ट्रू आता है तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, नाउ तो कंडीशनल रेंडरिंग के लिए हम लोगों के पास कई कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो हमने अभी इफ को देखा, हम टर्नरी ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर्स क्वेश्चन मार्क्स और ये कोलन, ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर होता है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं, स्विच केस को यूज कर सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो यूज द एनम्स फॉर द कंडीशनल रेंडरिंग। तो इफ जो है सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक है, सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कंडीशनल रेंडरिंग में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और एग्जांपल यहाँ मैंने दिया हुआ है। इस एग्जांपल में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक फंक्शन है यूजर लॉगिन और दूसरा फंक्शन है गेस्ट लॉगिन। साइन अप फंक्शन के अंदर हम लोगों के पास एक वेरिएबल है इज लॉग्ड इन, props डॉट इज लॉग्ड इन प्रॉपर्टीज इसकी चेक की जा रही है। अब ये सेम टास्क वहां पे है, नाम बदल दिया है मैंने, जो अभी एग्जांपल दिखाया था सेम टू सेम वही चीज है ये, बस थोड़ा सा हमने यहाँ इसको नेम चेंज कर दिया थोड़ा रिलेवेंट लगने के लिए, गेस्ट लॉगिन यूजर लॉगिन। तो जैसे यहाँ पे जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे साइन अप फंक्शन को, तो कॉल करते समय हम लोग इसके वेरिएबल इज लॉग्ड इन के लिए ट्रू या फॉल्स की वैल्यू पास करेंगे और उसके पास होने पे मैसेज आएगा वेलकम या प्लीज साइन अप का। अगर हम ट्रू देते हैं
तो इफ का कंडीशन ट्रू होगा और यूजर लॉगिन फंक्शन कॉल होगा और ये वेलकम मैसेज आएगा ट्रू होने पे। अगर ये लॉगिन का वैल्यू ट्रू आया तो ये मैसेज आएगा, और अगर हम वहां से पास करते हैं फॉल्स, देन ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो ये सिंपल वही है जो अभी हम लोगों ने देखा, बस यहाँ पे कुछ थोड़ा सा वेरिएबल्स एंड फंक्शन नेम्स को चेंज कर दिया गया है, थोड़ा प्रोफेशनल लुक देने के लिए। तो ये जो एग्जांपल है इसको आप लोग खुद एग्जीक्यूट करेंगे, इसको मैं फिलहाल एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, आप लोग इसको खुद करेंगे। सेम टू सेम वही है जो मैंने दिखाया है। दिस कैन बी योर असाइनमेंट। नाउ कम टू द लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो हमारे पास एक ऑपरेटर है लॉजिकल एंड। तो जनरल हम जब इसको यूज करते हैं किसी भी अदर लैंग्वेजेस में, अगर हम इसको यूज करें तो ये एंड ऑपरेटर का बेसिक वर्क क्या होता है कि इसके दोनों तरफ दो टेस्ट होते हैं। यहाँ पे एक टेस्ट होगा और दूसरा टेस्ट यहाँ पे होगा। तो ये एंड ऑपरेटर क्या करेगा, अगर दोनों टेस्ट ट्रू हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों टेस्ट ट्रू हैं, देन फाइनली ये ट्रू एक्सेप्ट करेगा। एक भी टेस्ट के फॉल्स होने पे एंड ऑपरेटर उस कंडीशन को फॉल्स मान लेता है। तो इस एंड का यूज हम यहाँ पे किस तरीके से करेंगे अपने रिएक्ट में, तो हम यहाँ पे तो एक टेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम जिसको रेंडर करना चाहते हैं उस कंपोनेंट को लिख लेंगे जिस कंपोनेंट को हम रेंडर करना चाहते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा देन ये कंपोनेंट रेंडर्ड हो जाएगा, और अगर ये कंपोनेंट फॉल्स होगा तो ये कंपोनेंट रेंडर्ड नहीं होगा। तो जैसे हम मैं यहाँ पे एक वैल्यू देता हूं 10 इज ग्रेटर देन 5 एंड H1 हेलो। अगर मैं ये लिखता हूं H1 हेलो 10 इज ग्रेटर देन 5, तो ये कंडीशन ट्रू होगा तो इस तरफ कंट्रोल जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो इस तरफ कंट्रोल जाएगा ही नहीं। तो क्या होगा कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्ट ये रेंडर्ड हो जाएगा यहीं से। अगर ये कंडीशन ट्रू है अगर ये कंडीशन ट्रू है तो डायरेक्ट इधर का रेंडर्ड हो जाएगा। वी विल हम देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक दिखाता हूं। जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन लिया 10 इज ग्रेटर देन 5 एंड H1 हेलो और H1 क्लोज हुआ, तो ये कंडीशन अगर ट्रू होगा देन ये रेंडर्ड हो जाएगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये रेंडर्ड नहीं होगा। तो जनरली एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि जब ये पहला कंडीशन ट्रू होता है तब दूसरे कंडीशन को टेस्ट करता है, लेकिन अगर पहला फॉल्स हो गया तो दूसरा कंडीशन टेस्ट नहीं होगा, कंपाइलर उस तरफ जाएगा भी नहीं। तो क्या होगा, जैसे हमने दे दिया 10 इज लेस देन 5 एंड और इधर हमने लिखा H1 हेलो, तो क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स है तो इस तरफ कंट्रोल जाएगा ही नहीं और ये रेंडर्ड नहीं होगा। तो हम इसको कह सकते हैं वन लाइन रेंडरिंग, यानी कि हम जो इफ एल्स में कर रहे हैं, तो इफ में हमने कंडीशन लिखा देन हम रेंडर्ड करने के लिए या तो दूसरे लाइन में जाकर के वैल्यू लिखेंगे या फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं कि हम एक ही लाइन में हमारा काम हो जाए, हम किसी फंक्शन को कॉल नहीं करना चाहते हैं या हम सेपरेट इफ की एक अलग बॉडी बनाना नहीं चाहते हैं। जैसे अगर मैं इफ लिखता और मैं यहाँ पे देता इफ 10 इज ग्रेटर देन 5 और तब मैं यहाँ पे लिखता H1 हेलो, तो ये भी बात वही हो रहा है जो ये हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। लेकिन फर्क क्या हो रहा है कि ये एक ही लाइन में हो जा रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस 2 हो रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम नंबर ऑफ लाइंस एक्सीड नहीं करें, हम एक ही लाइन में, हमको एक ही लाइन एग्जीक्यूट करना है, देन हम लोग इस तरीके से कंडीशनल रेंडरिंग का यूज
कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा हुआ है, मेल बॉक्स प्रॉप्स, इसकी प्रॉपर्टीज जो भी आएगी, अनरीड मैसेज प्रॉप्स डॉट अनरीड मैसेज, यहाँ पे मैसेज को रीड किया गया, तो ये रीड कर रहा है अनरीड मैसेज में। यहाँ पे कंडीशन देख लगा हुआ है, अगर अनरीड मैसेज डॉट लेंथ, ये लेंथ हमारा एक फंक्शन है, समझ सकते हैं इसको, फंक्शन है जो स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करता है, कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या उसमें नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स वैल्यूज कितने हैं ये रिटर्न करता है। तो अनरीड मैसेजेस डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, अगर ये 0 आता है देन हम ये रेंडर कर रहे हैं यू हैव अनरीड मैसेज डॉट लेंथ, जो भी मैसेज मैंने यहाँ डाला। अगर ये लेस देन 0 होगा या 0 होगा अनरीड मैसेज का लेंथ, देन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम इसको विजुअल स्टूडियो में देख सकते हैं। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, एंड ऑपरेटर, यहाँ पे आप देखिए हमने बनाया मेल बॉक्स, और यहाँ पे अनरीड मैसेजेस प्रॉप्स डॉट अनरीड मैसेजेस, हमने प्रॉपर्टीज को रीड किया, और यहाँ पे हेलो मैसेज के बाद हम मैसेज दूसरा एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अनरीड मैसेज डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, अगर अनरीड मैसेज का लेंथ 0 से बड़ा है देन H2 एग्जीक्यूट होगा, यू हैव टोटल, जो भी लेंथ है वो वैल्यू मैं प्रिंट कर रहा हूँ सिंपली कि कितना लेंथ है आपके मैसेज का, यू हैव इतना नंबर ऑफ सम नंबर ऑफ अनरीड मैसेजेस। अगर ये 0 से बराबर होगा या 0 से छोटा होगा तब ये इधर वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया है कॉल बॉक्स नाम के फंक्शन में, और इसको हमने एक्सपोर्ट किया, और ये फाइल हमारा है एंड ऑपरेटर डॉट जेएस। हम आते हैं इंडेक्स डॉट जेएस में, हम इसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कॉल बॉक्स, और हम यहां से कॉल बॉक्स फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉल बॉक्स, और हमें यहाँ से एक वैल्यू देनी है, वैल्यू पास करनी है। ओके, यहाँ पे वैल्यू हम नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हमारा ऑन मेल बॉक्स को यहाँ पे कॉल किया जा रहा है रिटर्न करने के फॉर्म में। तो ये मेल बॉक्स फंक्शन यहाँ कॉल हो रहा है, रिटर्न हो रहा है एज रेंडर करने के लिए, और यहाँ पे अनरीड मैसेज की वैल्यू हाय दिस इज अ मेल फॉर यू। अब हम लोग इसको सेव करेंगे, देन हम अपने ब्राउजर पे आकर के चेक करते हैं इसकी आउटपुट क्या आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आउटपुट आ रहा है, यू हैव 25, सॉरी आपकी स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, यू हैव 25 अनरीड मैसेजेस। तो टोटल लेंथ जो था उस मैसेज का वो 25 था, इसलिए वहां पे वो दे रहा है 25 अनरीड मैसेजेस, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उस मैसेज में 25 थे, चूंकि हमने उसी को प्रिंट किया। तो यहाँ पे मैसेज आया यू हैव 25 अनरीड मैसेजेस। तो हम अपने विजुअल स्टूडियो में एक बार आते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कॉल किया, अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देता हूँ नल, मैं कोई वैल्यू नहीं देता हूँ, इसको मैं 0 कर देता हूँ, या नल कर सकते हैं हम इसको, और अब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे ब्राउजर पे देखिए, ब्राउजर पे क्या आ रहा है, सिर्फ हेलो आ रहा है। तो हेलो क्यों आया, बिकॉज हमने अभी बताया कि हम लोगों ने काउंट किया हुआ है यहाँ पे, और कंडीशन दिया है कि मैसेज का लेंथ ग्रेटर देन 0 हो तो अभी हमने कोई मैसेज नहीं दिया, तो ग्रेटर देन 0 ये नहीं हुआ, ये 0 रह गया या 0 से कम हो गया, तो ये एंड के इस तरफ वाला जो पार्ट है जिसको हम रेंडर करना चाहते थे कंडीशन के ट्रू होने पे, वो रेंडर नहीं हुआ। तो ये हमारा वन लाइन रेंडरिंग हम इसको कह सकते हैं। हमारा वन लाइन रेंडरिंग है जो एंड लॉजिकल एंड को यूज करके डिफाइन किया जाता है। तो इसको करने का तरीका यही है, यहाँ पे हम पहले कर्ली ब्रेस देंगे, फिर हम जो भी लिखना है इस यहाँ पे लिखेंगे, फाइनली यहाँ पे ये कर्ली ब्रेस यहाँ पे क्लोज हो जाएगा।
ओके। तो ये सारा कुछ जो है वो कर्ली ब्रेस में लिखेंगे, बिकॉज ये सारा कंटेंट्स है, ये सारा कंटेंट्स जो है वो जावास्क्रिप्ट का कंटेंट्स हो रहा है, लेकिन हम इसको लिख रहे हैं HTML के टैग के अंदर। तो इसलिए हम जानते हैं हमारा JSX क्या कहता है। JSX कहता है कि हम जब भी जावास्क्रिप्ट के कंटेंट्स को रेंडर्ड कर रहे हैं HTML के बीच में, तो हम लोग कर्ली ब्रेस को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रेस का यूज कर रहे हैं और फिर यहाँ पे इसको क्लोज कर रहे हैं। जहां तक हमारा जावास्क्रिप्ट का कंटेंट्स आ रहा है वहां तक हमारा कर्ली ब्रेस आएगा। तो ये हमारा कंडीशनल रेंडरिंग का पार्ट है जो हम लोग वन लाइन रेंडरिंग के लिए यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं स्विच केस के बारे में भी। तो एक स्विच केस भी हमारा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो स्विच केस बेसिकली क्या काम करता है? स्विच केस मल्टीपल कंडीशंस पे काम करता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा इफ एल्स में कि इफ में हमारा कोई एक कंडीशन होता है, सपोज x इक्वल टू 0, हम एक कंडीशन को मैच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हमको एक से अधिक कंडीशंस को मैच करना है, जैसे x इक्वल टू 0 और हम चाहते हैं कि इफ x इक्वल टू 1, ये केस भी बन सकता है मेरे प्रोग्राम में, तो हम दो बार इफ यूज करेंगे। और हो सकता है तीसरा इफ भी बने हमारे लिए x इक्वल टू 2। हम ये तीन केस पे काम करना चाहते हैं, हम तीन बार चेक करना चाहते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 हो तो क्या रेंडर हो, x की वैल्यू 1 हो तो क्या रेंडर हो, 2 हो तो क्या रेंडर हो। तो यहाँ पे हमारे पास तीन कंडीशंस है, तीन केस बन रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वी विल यूज द स्विच केस। स्विच केस में क्या होता है, जैसे हमने स्विच लिखा और एक वेरिएबल यहाँ पे पास किया गया। अब इस वेरिएबल का जो केस हो सकता है, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा x की वैल्यू 0 1 2, उसी तरीके से इस टेक्स्ट की वैल्यू क्या हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे दो कंडीशन माना है, जैसे हाई ऑल एक के कंडीशन है और दूसरा है रेस IT। ये चूंकि मैं एज अ स्ट्रिंग इसको यूज कर रहा हूं, इसलिए मैंने इसको एज ए स्ट्रिंग मेंशन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इंटीजर यूज करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे केस 0, केस 1 2, इंटीजर को इसे लिखेंगे। लेकिन अगर स्ट्रिंग के फॉर्म में यूज करना है तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर में हम देते हैं। तो इस टेक्स्ट का मेरे पास दो कंडीशंस बन रहा है, हाई ऑल और रेस IT। तो अगर इस टेक्स्ट पे वैल्यू आता है हाई ऑल तो हम मैसेज ये रिटर्न कर रहे हैं, रेंडर कर रहे हैं। और अगर इस पे आता है रेस IT तो हम ये रेंडर कर रहे हैं। तो कौन सी वैल्यू आएगी, ये मल्टीपल केस हम बना सकते हैं, मैंने सिर्फ दो एग्जांपल के लिए बनाया है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं विजुअल स्टूडियो में भी। ये रहा हमारा स्विच केस का एग्जांपल। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा एक फंक्शन मैसेजेज, इसमें रिटर्न हो रहा है props डॉट टेक्स्ट। प्रॉप्स पे जो प्रॉपर्टीज पे जो वैल्यू आ रही है उस टेक्स्ट की वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, रेंडर कर रहे हैं। अब नोटिफिकेशन मैसेज के अंदर में क्या काम हो रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट पे जो वैल्यू आएगा वो हाई ऑल है, तो हम मैसेज फंक्शन जो हमारे ऊपर डिफाइंड हुआ है उसके थ्रू हम रेंडर कर रहे हैं यही वैल्यू को जो यूजर पास करेगा। ठीक है, दोनों केस हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। हम डिफॉल्ट भी बना सकते हैं यहाँ पे, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। डिफॉल्ट आप चाहें तो बना सकते हैं। डिफॉल्ट बेसिकली हम लोग तब बनाते हैं जब हम रिटर्न करेंगे, यानी कि यूजर ने कोई वैल्यू दिया लेकिन वो जो वैल्यू यूजर दे रहा है वो हमारे किसी केस से मैच नहीं हुआ जो आया। तो वैसे केस में कोई ना कोई आउटपुट यूजर को मिलना चाहिए। तो सपोज जैसे मैंने यहाँ पे हाई ऑल और रेस IT दो केस डिफाइन किया है, लेकिन यूजर ने कुछ और दे दिया। सपोज यूजर ने दे दिया IIT, तो IIT के लिए मैंने कोई केस यहाँ डिफाइन किया नहीं है, तो वहां पे डिस्प्ले कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देन हम लोग इस पे आएंगे डिफॉल्ट पे। अभी फिलहाल मैं इसको एग्जांपल को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये हमारा फाइल है नोटिफिकेशन, ये हमारा जो फाइल है स्विच केस एग्जांपल है, और एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, नोटिफिकेशन मैसेज, ये जो हमारा फंक्शन है। यहाँ
पे हम लोग कॉल करेंगे इंपोर्ट नोटिफिकेशन मैसेज और यहाँ पे कॉल करेंगे नोटिफिकेशन मैसेज को। और नोटिफिकेशन मैसेज में हम लोग वैल्यू पास करेंगे टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट इक्वल टू, तो अभी जैसे मैं दे देता हूं रेस IT। ओके, अब हम इसको सेव करते हैं और अब हम अपने ब्राउजर पे आते हैं तो देखते हैं तो क्या आया वैल्यू रेस IT, यानी दूसरा जो कंडीशन था वो केस ट्रू हुआ और ये वैल्यू एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब मैं आपको दिखा रहा था कि मैं यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू देता हूं, जैसे सपोज मैं IIT दे देता हूं, IIT दिल्ली, मैंने ये वैल्यू डाल दिया। तो ये IIT दिल्ली के लिए हमारे पास कोई केस डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा ब्राउजर पे, तो ब्राउजर पे यूजर के सामने कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, कोई मैसेज नहीं आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे यूजर समटाइम्स कंफ्यूज्ड हो सकता है कि हमारा रिजल्ट ब्राउजर पे कुछ दिख नहीं रहा है, क्या हुआ, क्यों हुआ। तो वैसे सिचुएशन के लिए हम एक केस बनाते हैं, हम जिसको कहते हैं डिफॉल्ट केस। तो डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है जब कोई भी केस सेटिस्फाई नहीं होता है। तो हम यहां से रिटर्न जो भी करेंगे, रिटर्न मैसेज और कोई भी एक डिफॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मैं डाल देता हूं यू हैव यू मस्ट गिव योर चॉइस। मैंने यहीं पे इस चीज को यहीं पे डाल दिया क्योंकि डिफॉल्ट में यूजर से तो कोई वैल्यू आएगी नहीं, या जो भी वैल्यू आएगी वो गार्बेज हो सकता है जो हमारे केस से मैच नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन पे हम जो भी एरर मैसेज यूजर को डिस्प्ले करना चाहते हैं वो एरर मैसेज मैं यहीं पे डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। तो अब हम अपने ब्राउजर पे आते हैं। तो ब्राउजर पे अब देखिए जब मैंने कॉल करते समय कोई वैल्यू वहां नहीं दिया, इट मीन्स कि यूजर ने कोई वैल्यू नहीं दिया। तो जब यूजर ने कोई वैल्यू नहीं दिया तो डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हुआ और डिफॉल्ट से जो भी मैसेज है वो प्रिंट हुआ, डिस्प्ले हो गया। तो दीज आर आवर कंडीशनल रेंडरिंग्स। आप इन सारे एग्जांपल्स को एग्जीक्यूट करेंगे और जो असाइनमेंट मैंने आपसे बोला है आप उस असाइनमेंट को करेंगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, थैंक यू।